पिछले डिस्कशन में हम यूरोपीय आगमन के कारणों पर चर्चा कर रहे थे और उन कारणों पे हमने पुनर्जागरण और पुनर्सुधार को देख लिया था। इस डिस्कशन में अपन देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक कारण के रूप में, कि यूरोपीय आगमन के कारण के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से मदद किया। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि मुगल शासन का जो विघटन था उसको एक कारण के रूप में देखेंगे कि किस प्रकार से ये यूरोपीय आगमन के पीछे एक कारण बना। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, केवल इसलिए नहीं कि ये यूरोपीय आगमन के पीछे एक कारण है, बल्कि एग्जाम में ऐसा भी सामान्य तौर पर पूछा जाता है कि यूरोपीय आगमन के समय भारत की स्थिति की व्याख्या करें। तो उस समय मुगल जो शासन था उसका विघटन हो रहा था, तो ये इंडियन कंटेक्स्ट में भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसको अपन डिटेल से करेंगे और इसको डिटेल से करने के लिए अपन इसको सबसे पहले देखेंगे कि मुगल शासन का जो विघटन हुआ वो औरंगजेब एक महत्वपूर्ण औरंगजेब का शासन था, कि औरंगजेब के शासन के समय किस प्रकार से मुगल शासन का विघटन हुआ। और दूसरा कुछ सामान्य कारणों को देखेंगे कि किन कारणों के कारण मुगल शासन का विघटन हुआ। तो जैसा कि हमने चर्चा किया था कि कैथोलिक समुदाय और प्रोटेस्टेंट समुदाय के बीच में धार्मिक युद्ध चालू हो गया और धार्मिक युद्ध के कारण हिंसा बढ़ी, हिंसा के कारण प्रवसन बढ़ा। तो एक तो प्रवसन के कारण जो यूरोपीय लोग थे वो विश्व के अन्य देशों में जाकर बसने लगे, जिनमें भारत भी एक देश था। तो इन्होंने निवास किया। और दूसरा जो व्यापारी लोग थे, तो जो व्यापारी लोग थे वो अपने व्यापार के लिए व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। तो व्यापारी ने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की और निवास करने के कारण आए हुए यूरोपीय और व्यापारिक केंद्र के कारण आए हुए व्यापारी से यूरोपीय आगमन हुआ। तो यूरोपीय आगमन के पीछे आप ये तीसरा कारण बता सकते हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार और प्रवसन था। अब नेक्स्ट अपन कारण देखते हैं कि मुगल शासन का विघटन। मुगल शासन का विघटन। तो मुगल शासन के विघटन के पहले अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं मुगल शासन का। मुगल शासन की स्थापना बेसिकली जहीरुद्दीन बाबर के द्वारा की गई थी। 1526 के निर्णायक जीत के कारण इसने मुगल शासन की स्थापना की, लेकिन मुगल जो शासन था उसका जो प्रसार का चरम प्रसार था वो औरंगजेब के समय था। औरंगजेब के समय मुगल शासन का भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में फैलाव था। हालांकि औरंगजेब के शासन के दौरान ही मुगल शासन का विघटन भी चालू हो गया था। तो इसमें देखते हैं कि एक तो औरंगजेब के कारण क्यों विघटन हुआ था मुगल शासन का, और दूसरा देखते हैं कि कौन से ऐसे सामान्य कारण हैं जिनके कारण मुगल शासन का विघटन हुआ। तो पहला देखेंगे औरंगजेब के कारण। औरंगजेब के कारण और दूसरा देखेंगे सामान्य कारण। विघटन के कारण। तो औरंगजेब
के कारण मुगल शासन के विघटन में सबसे पहला आता है कि जैसे कि हमने कहा कि मुगल शासन का जो चरम प्रसार था वो औरंगजेब के समय था, और चरम प्रसार के कारण इनकी जो शासन क्षेत्र की जो व्यापकता थी वो बहुत ज्यादा थी, और बहुत ज्यादा व्यापकता के कारण जो मुगल शासन का जो अंतिम क्षेत्र था वहां तक इनका इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो पाया, नियंत्रण अच्छे से नहीं हो पाया, और नियंत्रण अच्छे से ना हो पाने के कारण ही मुगल वहां की जो स्थानीय पावर्स थी, स्थानीय शक्तियां थी, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, और कुछ अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और यहाँ से मुगल जो औरंगजेब के शासन के समय विघटन था उसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहला कारण है व्यापक प्रसार। तो व्यापक प्रसार के कारण जो स्थानीय शक्तियां थी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, क्योंकि मुगल शासन में उनका इफेक्टिव प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। स्थानीय शक्तियों की स्वतंत्रता। दूसरा कारण आता है सामाजिक और सांस्कृतिक नीति औरंगजेब की। औरंगजेब की जो सामाजिक और सांस्कृतिक नीति थी वो काफी असहिष्णु थी, कट्टरवादी थी। तो सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। तो औरंगजेब की कट्टरवादी नीति थी, असहिष्णु थी, इस प्रकार की नीति थी। दूसरा, जो औरंगजेब की भावनाएं थी वो सही नहीं थी नॉन मुस्लिम के लिए, यानी जो मुस्लिम नहीं थे। सहयोगी भावनाओं सहयोगी भावनाओं का अभाव था। तीसरा, जो औरंगजेब था वो जो मुस्लिम लॉज हैं उनको काफी कट्टरता से उनका पालन करता था। तो मुस्लिम नियम का कट्टरता से पालन तो कट्टरतावादी असहिष्णु सामाजिक सांस्कृतिक नीति के कारण, औरंगजेब में सहयोगी भावनाओं के अभाव के कारण, और औरंगजेब के मुस्लिम नियम का कट्टरता से पालन करने के कारण। सहयोगी भावनाओं का अभाव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन काल में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, और उसने एक जजिया को रीइंपोज किया, पुनः लागू किया, जो एक गैर मुस्लिम कर था। गैर मुस्लिम लोगों को वो कर देना होता था। तो इनके कारण आप ये कह सकते हैं कि औरंगजेब में सहयोगी भावनाओं का अभाव था।
और मुस्लिम नियमों का कट्टरता के साथ पालन करता था, जिसमें कई ऐसे अमानवीय नियम भी थे और उन नियमों के पालन करने के कारण औरंगजेब की जो लोकप्रियता थी उसमें कमी आई। और इन नियमों के कारण ही विरोध चालू हुआ। इन नियमों के कारण विरोध चालू हुआ और विरोध के कारण ही स्थानीय शक्तियों का विकास हुआ। तो सामाजिक सांस्कृतिक नीति औरंगजेब के समय मुगल शासन के विघटन में एक महत्वपूर्ण वजह थी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वजह मुगल शासन के विघटन में औरंगजेब के समय क्या थी। तो वो थी डेक्कन का युद्ध। डेक्कन का युद्ध। डेक्कन का युद्ध काफी लंबा युद्ध था और ये लगभग 27 साल लंबा युद्ध था। और 27 साल लंबे युद्ध के कारण जो मुगल शासन के जो संसाधन थे वो उनमें कमी हुई और उनमें कमी के कारण जो शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो मूलभूत संसाधन की जरूरत थी वो उनमें कमी पड़ गई और उन्हीं कमी के कारण शासन व्यवस्था को चला पाना काफी मुश्किल हुआ, जो मुगल शासन के विघटन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ये सारे जो कारण है वो औरंगजेब के समय के हैं। अब देखते हैं कि मुगल शासन के विघटन में जो सामान्य कारण हैं वो कौन कौन से हैं। सामान्य कारण। तो सामान्य कारण में सबसे जो पहला कारण है वो है कि औरंगजेब के बाद जो उसके उत्तराधिकारी थे वो उत्तराधिकारी काफी कमजोर थे और कमजोर उत्तराधिकारी के कारण प्रभावपूर्ण नियंत्रण पूरे मुगल शासन के क्षेत्र में नहीं हो पा रहा था और मुगल शासन के क्षेत्र और प्रभावपूर्ण शासन न हो पाने के कारण जो स्थानीय शक्तियां थी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता मुगल शासन के विपरीत घोषित कर दी। तो कमजोर उत्तराधिकारी तो कमजोर उत्तराधिकारी के कारण स्थानीय शक्तियां अपनी स्वतंत्रता की घोषणा मुगल शासन से किए और स्थानीय शक्तियों के कुछ प्रकार थे। स्थानीय शक्तियों के प्रकार तो पहला जो प्रकार था वो विरोधी राज्य का उदय था, जो राज्य विरोध के द्वारा उत्पन्न हुए थे। राज्य तो विरोधी राज्य में जो आते हैं वो है मराठा, पंजाब, जाट और अफगान। ये राज्य मुगल शासन से विरोध के द्वारा उत्पन्न हुए थे। अब देखते हैं कि कुछ उत्तराधिकारी प्रकार के राज्य थे, तो उन उत्तराधिकारी राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं। उत्तराधिकारी राज्य तो उत्तराधिकारी राज्य में आते हैं बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल, अवध, हैदराबाद।
इसके अलावा जो तीसरे प्रकार के जो राज्य थे वो आंशिक स्वतंत्रता वाले राज्य थे, लेकिन जब मुगल शासन कमजोर हुआ तो उन्होंने कुछ समय के बाद अपनी पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो आंशिक स्वतंत्र राज्य, आंशिक स्वायत्त राज्य, आंशिक स्वायत्त राज्य में थे राजपूत, मैसूर और ट्रावनकोर। तो ये स्थानीय शक्तियों के प्रकार थे जो मुगल शासन के कमजोर होने के साथ ही अपने राज्यों की इन्होंने स्थापना की। दूसरा जो कमजोर शासन के कारण मुगल एम्पायर का विघटन हुआ, उसमें महत्वपूर्ण कारण है कि जो आक्रमणकारी के द्वारा जो भारत में आक्रमण किया गया, तो इन आक्रमण के बाद भारत में जो मुगल शासन की जो कोषालय थे, जो कीमती सामान थे, उनको लूटा गया और वृहद स्तर पर मारकाट की गई। और वृहद स्तर पर मार काट करके और जो भारत के वैल्यूएबल जो कीमती सामान थे, सोना चांदी थे, उनको लूटा गया और इससे मुगल शासन में एक अव्यवस्था हुई। अव्यवस्था के कारण मुगल शासन कमजोर हुआ और इसका विघटन शुरू हुआ। तो दूसरा कमजोर शासक के कारण जो मुगल एम्पायर का विघटन हुआ वो विदेशी आक्रमण का के कारण हुआ। विदेशी आक्रमण में दो आक्रमणकारियों को मेन माना जाता है। पहला माना जाता है नादिर शाह ने 1739 में भारत में आक्रमण किया और भारत में आक्रमण करके ये कोहिनूर हीरे को लूटा था। और दूसरा, ये मुगल शासन के कोषालय को लूटा था जिसमें सोना चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं थी। तीसरा, इस नादिर शाह वृहद स्तर पर मारकाट किया, जनसंहार किया, जिससे मुगल शासन में अव्यवस्था फैली। तो ये पहला तो कोहिनूर हीरे को लूटा, कोहिनूर हीरा को लूटा। दूसरा, इसने कोषालय को लूटा, कोषालय को लूटने के कारण संसाधन की कमी हुई और संसाधन कमी से के कारण शासन व्यवस्था को बना पाना जटिल हुआ। और तीसरा, इसने वृहद स्तर पर जनसंहार किया। तो ये तीन कारण थे जो नादिर शाह के आक्रमण से हुए। तो ये तीन वजह थी जिन वजह के कारण नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात मुगल एम्पायर कमजोर हुआ, मुगल शासन कमजोर हुआ। दूसरा जो आक्रमणकारी है उसको कहते अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली 6 बार भारत में आक्रमण किया और ये 1748 से लेके 1767 तक 67 तक ये भारत में 6 बार आक्रमण करता है और वृहद स्तर पर इसने लूटपाट की घटनाएं की, लोगों का जनसंहार किया। इससे भी जो मुगल शासन था वो कमजोर हुआ। तो 1748 से लेके 1767 तक इसने भारत में 6 बार आक्रमण किया और इसके आक्रमण से मुगल एम्पायर काफी कमजोर हो गया। दूसरा नेक्स्ट जो कारण है मुगल शासन के विघटन का, इसमें मुगल शासन के जो अभिजात वर्ग हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है उसमें कमी आई।
तो अभिजात वर्ग की प्रतिष्ठा में कमी कैसे आई? अभिजात वर्ग अभिजात वर्ग का विघटन। तो अभिजात वर्ग का सबसे प्रमुख जो विघटन का कारण है वो अभिजात वर्ग काफी सॉफ्ट हो गए थे, उनकी प्रकृति जो थी वो काफी सॉफ्ट हो गई थी। जबकि औरंगजेब के समय औरंगजेब काफी कट्टरवादी शासक था। तो सॉफ्ट व्यवहार था। सॉफ्ट व्यवहार के पीछे कारण था कि वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे। वो बहुत आलसी थे। प्रजा के कार्यों में काफी आलस का भाव रखते थे। तीसरा, वो अल्कोहल का वृहद मात्रा में उपयोग करते थे। चौथा है कि वो जो युद्ध भूमि है वहां तक जाने के लिए भी वो पालकी का प्रयोग करते थे, जो औरंगजेब के बाद के उत्तराधिकारी थे। पालकी प्रयोग। तो इन सब कारणों से जो उनके व्यवहार थे वो काफी नरम हो गए, और नरम व्यवहार के कारण जो स्थानीय स्तर पर शक्तियां थी वो प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाए, और प्रभावी नियंत्रण के अभाव में मुगल शासन का विघटन हुआ। दूसरा अभिजात वर्ग के विघटन का कारण है कि ये इनकी जो व्यवस्था थी वो काफी क्लोज थी, काफी बंद व्यवस्था थी। बंद व्यवस्था को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो इनके अधिकारी थे उनका प्रॉपर प्रमोशन, उनका एक सही तरीके से प्रमोशन, पदोन्नति नहीं होती थी, पदोन्नति का अभाव था। और दूसरा, जो बड़े पोस्ट होते थे मुगल शासन के दौरान, उन पोस्टों पर परिवार के ही लोगों को रिजर्व रखा जाता था। उन पोस्टों को परिवार के लोगों के लिए ही रिजर्व रखा जाता था। तो पदोन्नति अभाव था। पदोन्नति अभाव। दूसरा है कि जो पद संरक्षित किए जाते थे, जो बड़े पद होते थे। तो इस प्रकार से अभिजात वर्ग के विघटन का ये बंद व्यवस्था दूसरा कारण था। तीसरा था कि गुटबंदी होती थी। वृहद स्तर पर मुगल शासन में गुटबंदी की जाने लगी, और प्रत्येक गुट के पीछे उनका एक अपना इंटरेस्ट था। उसी इंटरेस्ट को उसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो गुट बनाते थे, और कई प्रकार के गुट होने के कारण जो मुगल शासन में एकता का भाव होना चाहिए वो एकता के भाव का अभाव था। तो एकता का अभाव। नेक्स्ट जो मुगल शासन के विघटन का कारण है वो है मराठा। जैसे जैसे मराठाओं की शक्तियों का विकास हो रहा था, मराठाओं की शक्तियों में वृद्धि हो रही थी, तो इसके ठीक विपरीत जो मुगल शासन था उसके शक्ति में कमी आ रही थी। तो एक अन्य कारण में मराठाओं की शक्तियां हैं।
तो मराठा की शक्तियों का विकास हो रहा था, शक्तियों में वृद्धि हो रही थी, और इनकी शक्तियों में वृद्धि के कारण इन्होंने मराठा के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, और मराठा के क्षेत्र में एक प्रतिद्वंदी उभर कर आए मुगल शासकों के विपरीत। दूसरा है कि मराठा शासक जो मुगल शासक के राजा के बनाने की प्रक्रिया होती थी उसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान देते थे, जिसके वजह से इन्हें किंग मेकर की भी संज्ञा दी जाती थी। तो ये किंग मेकर की भी संज्ञा दी जाती थी। तीसरा है कि जो मुगल शासन के दौरान जो विदेशी आक्रमण हुआ करते थे, तो उन विदेशी आक्रमणों के विपरीत मराठा शासक मुगल शासकों की मदद किया करते थे। मदद तो किंग मेकिंग प्रोसेस में मराठाओं का महत्व, और विदेशी आक्रमण के दौरान मराठा शासकों की सहायता के कारण जो मुगल शासक थे उनको ना चाहते हुए भी मराठा शासकों के अस्तित्व को स्वीकारना पड़ा, और मराठा क्षेत्र से मुगल शासकों को पीछे हटना पड़ा, जो मुगल शासन के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण है। मराठों की स्वीकार्यता और ये मुगल शासन का विघटन हुआ, इससे मुगल शासन का विघटन हुआ। तो इस डिस्कशन में हमने काफी कारणों पर चर्चा किया जो मुगल शासन के विघटन के पीछे कारण थे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के और कई कारणों पर अपन चर्चा करेंगे।